वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 अप्रैल है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में सपोर्टेड मैसेज और जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी प्रश्न आपका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। और लगातार प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं कि एक दिन आप उत्तर देते हैं तो 4 दिन गायब रहिए। आपको एग्ज़ाम देना है, आपको क्लियर करना है, तो इंटरनल डेवलपमेंट जब तक आपका नहीं होगा तो सिलेक्शन कर जो होने का उम्मीद है ना वो न के बराबर हो जाता है। तो लगातार प्रयास कीजिए और सफलता के करीब पहुँचिए। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। मैंने जब इस न्यूज़ को पहली बार एनालिसिस किया था उस दिन भी बताया था कि भारत का जो रुपया है ना उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण जितना बेहतर और जितने जल्दी होगा ना भारतीय नीतियों के लिए भारतीय संदर्भ में उतना ही महत्वपूर्ण होता जाएगा। अब भारत की साख है ना उतनी ही बेहतर होती जाएगी। क्यों होगी? 2 फायदे इसके मैंने आपको उस दिन बताए थे, इससे पहले जब न्यूज़ एनालिसिस किया था। तो उसमें एक तो भारतीय संदर्भ में होगा कि भारतीय जो हम लोग बाहर से वस्तु मंगाते हैं किसी देश से, तो भारतीयों को है ना भारतीय पैसे देने में रुपये के रूप में रुपया जो उसको हम पेमेंट करेंगे, इससे हमारा रुपये का साख इस आधार पर भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर कोई देश हमसे वस्तु लेकर जाता है तो वो भी क्या करेगा, हमसे रुपये का मूल्य अदा करेगा। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव साख को डेवलप कर पाएंगे। जैसे कभी मान के चलिए डॉलर आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा माना जाता है, विदेशी विनिमय के लिए माना जाता है, उसके बाद अन्य भी मुद्राएं हैं। तो ध्यान रखिए कभी तो ये स्थिति होगी जब डॉलर अपने वर्तमान स्थिति जैसे भारत का रुपया है वैसे रहा होगा। आज से मान लीजिए 100 साल हम मान के चलते हैं, 100 साल के आसपास के वर्षों में डॉलर इस स्थिति में रहा जो वर्तमान में भारतीय मुद्रा का बात है ना। तो इसने क्या किया, यही नीतिगत फैसले किए थे जो भारत वर्तमान में किया है। वो अपने दूसरे देशों के साथ एक्सचेंज एग्रीमेंट किया, सुविधा दिया, और आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि अमेरिका का डॉलर विश्व की सबसे मजबूत विनिमय मुद्रा के रूप में पहचानी जाती है। तो भारत ने पहला कदम उठाया है। अब है कि अब यह देखना है कि डॉलर जितने सालों में अपनी मजबूती को स्थापित कर पाया है, क्या रुपया कर पाएगा? तो यहाँ पर 2 विकल्प आपको प्राप्त होंगे जो मेरे नज़रिए से नज़र आता है। पहला, ये डॉलर से अधिक जल्दी प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? मान लीजिए डॉलर को अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त करने में लगभग हम मान के चलते हैं 100 वर्ष लगा है, ठीक ना, मान ही के चलेंगे क्योंकि ये आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कब से ये चीज़ें हुई है, इसलिए हम मान के चलते 100 वर्ष इसको लगा होगा। पर भारत क्यों करेगा ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूं, तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत को कम से कम है ना 40 से 50 वर्ष लगेंगे। अब क्यों लगेंगे, इतना जल्दी यह होगा, तो इसे समझने की जरूरत है। क्यों होगा? क्योंकि 2 चीज़ें आपको स्पष्ट करनी होगी कि वर्तमान में डॉलर के संदर्भ में भ्रम क्या है, ठीक, अमेरिकी नीति क्या है, अमेरिकी नीति क्या है डॉलर के संदर्भ में, अन्य देश क्या विकल्प तलाश रहे हैं, तो बिल्कुल तलाश रहे। तो सभी चीजें हैं ना आपको समझ में आएगा। जो भी एक्सचेंज रेट में अपनी मुद्राओं को मोटिवेट कर रहा है अर्थात बढ़ावा दे रहा, उसकी मुद्रा है ना अन्य देशों की तुलना में मजबूत होती जा रही है। तो यहाँ देखिएगा क्यों होगा, 2 कारण इसका समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड है कि डॉलर का है ना क्या होना चाहिए, सबसे व्यापक और सबसे विश्वसनीय मुद्रा का विकास होना चाहिए। तो भारत उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता जब बनेगा, तो ध्यान रखिए भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बनने वाला है, वर्तमान में भी है, पर आने वाले 10 से 15 साल में यह है ना विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं के तौर पर जाना जाएगा। यहाँ विश्व की सभी कंपनियां है ना भारत में आएगी और अपने चीजों को एक्सप्लोर करेगी। तो ध्यान रखिएगा जिसके पास इसका पावर होता है ना वही मुद्राओं के संदर्भ में भी डिस्ट्रीब्यूशन कर पाता है। जैसे शुरुआती दौर में अमेरिका था, वर्तमान में चीन आप देख रहे होंगे, चीन की मुद्रा भी
सशक्त रूप से बढ़ रही है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसे प्रभावित हो रहा है, तो देखिए बार बार अमेरिका क्या करता है, अमेरिका क्या कर रहा है, बार बार पाबंदी लगा देता है, कभी रूस पर लगाएगा, कभी ईरान पर लगाएगा, कभी चीन पर लगाएगा, बहुत से देश ऐसे हैं। इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होता है। अब भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय व्यापार इन लगभग रूस के साथ या इस प्रकार के देशों के साथ जो जहां पर विवादित रहे हैं क्षेत्र, वहां पर होते रहे। तो ये कुछ अवसर है जहां पर राष्ट्रीय मुद्रा हमारा जो है भारतीय मुद्रा, उसको न फलने फूलने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिसकी पहली कील ठोक दी गई है। ध्यान रखिएगा, अभी शुरुआत में लग रहा होगा बहुत से, देखिए मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, इसके नेगेटिव पक्ष और पॉजिटिव पक्ष आपको देखने हैं तो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट, स्टेट एस्पिरेंट है तो अधिकतर पॉजिटिव पॉइंट पर बल देना है। नेगेटिव तो 50 आप खुद में निकाल लीजिएगा ना, इतनी तो क्षमता डेवलप हो ही गई होगी आप लोगों में कि इसके 2, 4, 5, 10 नेगेटिव पॉइंट निकाल लीजिएगा, पर पॉजिटिव पॉइंट किसी भी पक्ष का निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपके बारे में 5 पॉजिटिव पॉइंट और 5 नेगेटिव पॉइंट पूछा जाए तो ज़्यादा सहज तरीके से नेगेटिव पॉइंट आप बता सकिएगा, पर पॉजिटिव पॉइंट में आपको ढूंढने का प्रयास करना पड़ जाता है, मेरे अंदर पॉजिटिव क्या है। ऐसे ही सभी व्यवस्थाओं में कायम होते हैं। तो यहाँ तक की थ्योरी समझ गए। अब बात चलिए अमेरिका, भारत और मलेशिया के संदर्भ को हम देखते हैं। तो यह जो टॉपिक है ना, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा। द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक कार्य योजना क्या है, भारतीय और विदेशों के संदर्भ में भी देखने को मिलता है इसमें, इस टॉपिक से। तो ध्यान रखिएगा, आपको है ना आरबीआई ने जुलाई 2022 में ही इस पर परमिशन दिया था कि भारतीय मुद्राओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंध किया जा सके। इसके लिए एक अकाउंट खोलना रहता है जिसे हम ओस्ट्रो बैंक अकाउंट बोलते हैं। ओस्ट्रो बैंक अकाउंट खाता खोलने की इजाजत दी, जिसमें ध्यान रखिएगा इस अकाउंट के तहत क्या होता है, इस अकाउंट के तहत आपको क्या मिलेगा कि जिसमें घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिए घरेलू मुद्रा रखते हुए अभी तक सिर्फ रूस और एकमात्र ऐसा देश था जहां खुलेआम भारत के साथ रुपये में कारोबार करने की जोर देता था। अब है कि अन्य देश हो गए, अर्थात हम मान लेते हैं आपको ये देश इंडिया देश हुआ और एक मलेशिया देश हुआ, है ना। तो ये क्या करेगा, भारत के बैंक में कुछ मुद्राएं रखेगा और आपको मलेशिया के बैंक में कुछ मुद्राएं रखेगा। दोनों अपने अपने देश में अपनी अपनी मुद्राएं उसके बैंक में रखेंगे। मान लीजिए कोई कारोबारी 1000 रुपया का सामान मलेशियन कारोबारी भारत में खरीदता है, तो इसके बैंक से ना उस मुद्रा में इसको पेमेंट करेगा, तो भारतीय एक्सचेंज रेट आपको मलेशियन जो मुद्रा होगा उसमें एक्सचेंज रेट कर दिया जाएगा यहाँ के अकाउंट से। ठीक है ना, क्लियर ना। अब ऐसे ही भारत का कोई 1000 रुपया का करेगा आपको व्यापार, तो यही फॉर्मेट आपको इसमें भारत में ही होगा। तो एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट डॉलर के जगह आपको रुपये में हो गया, तो इसको समझ के रखिएगा। और उधर से मलेशियन रुपये में होगा, तो ध्यान के रखना यहाँ पर चीज़ों को। अब यहाँ पर कुआलालंपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया को भारत के सरकारी जो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो यूनियन बैंक के साथ है, याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति आरबीआई ने दे दी है। तो ध्यान रखिएगा किस बैंक के साथ, यह पीटी फैक्ट पूछ सकता है। नहीं तो आप लोग को एसबीआई ध्यान में आएगा, आईसीआईसीआई बैंक में आएगा, एचडीएफसी बैंक आएगा, क्योंकि बृहद बैंक आपको देखने को मिलता है। पर यूनियन बैंक के साथ यह व्यापार करेगा वोस्ट्रो अकाउंट के तौर पर। तो चलिए यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा। अन्य देश की बात करूँ तो मैं 60 बैंकों के 18 देशों में 60 बैंकों के इस प्रकार के निधि अपनाने का व्यवस्था किया गया है, जिसमें वोस्ट्रो बैंक अकाउंट खाता खोलने का प्रयास किया जाए, जिसमें बोत्सवाना, फिजी, गुयाना, जर्मनी, इजराइल, केनिया, ओमान, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, रूस, युगांडा, ब्रिटेन देश शामिल है। तो यह जब 16 देश में अगर मान लीजिए ऐसी प्रक्रिया समान रूप से चालू हो जाएगी, तो विश्वास मानिए रुपये का मूल्य लगातार वृद्धि होगी, मजबूत होगा। अभी हमारा मुद्रा डॉलर के मुकाबले कम है, ध्यान रखिएगा, अन्य मुद्राओं से मजबूत स्थिति में को प्राप्त की। हालांकि यह मुद्रा का मामला है, पर डे घटता बढ़ता है, पर अमूमन मान के चले यह डॉलर के मुकाबले कम है, पर अन्य मुद्राओं के अनुपात में भारतीय मुद्रा मजबूत है।
तो जल्दी हम उस स्थान को प्राप्त करेंगे, यहाँ तक ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज अगर देखना और है तो जुलाई का जाके युक्ति आईएएस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए केस स्टडी है, या तो आप लोग को सचेत करने की बात की गई है। मैं लगातार इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलता हूं, यहाँ तक कि यूएनओ को ट्वीट किया हूं। यूएनओ के पर्यावरण जो COP20 सम्मेलन होता है वहां तक को मैं ट्वीट किया इस मामले में, जहां पर मैंने चेतावनी तक दिया हूं क्या कि अगले 200-300 साल तक, है ना, अगर हम अगले 10 से 15 साल में अगर ये है ना इस पर कार्य नहीं बेहतर करते हैं, लक्ष्य को है ना निर्धारित करके दुगने रफ्तार से नहीं करेंगे, तो अगले 200 से 300 साल में मानव अस्तित्व खतरा में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यह आपको आपके आंख के सामने होता नजर आएगा। क्यों होगा? आप देख रहे होंगे मौसम परिवर्तन कैसे कर रहा है। ठंड गर्मी में बरसात हो रही है, पूरी फसल बर्बाद हो रही है। एक तो जलवायु परिवर्तन से केवल जलवायु परिवर्तन, बारिश और ये सब चीजें नहीं होती है, खाद्य संकट उत्पन्न होगा, गरीबी होगी, भूखमरी होगी, लोग पास रोजगार की कमी हो जाएगी। ये सब समस्याएं भी आपको साथ लेकर आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार के माहौल क्रिएट होंगे और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है क्या स्थिति होगी, वर्तमान के दुगने रफ्तार से हमको नुकसान होगा। तो इस प्रकार देखिए, आपको हाल ही में एक आंकड़ा भी दिया गया। हाल ही में मैंने आप लोगों को एक लास्ट वीक में ही न्यूज कवर किया ना कि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ रहा, तो भारतीय भूमि पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा। जो आपको बारिश हुआ था उस समय लास्ट ही वीक में तो किया गया है एक्सप्लेनेशन, उसे जाके जरूर देखिएगा, सोच के देखिएगा कि यह जो फरवरी माह है ना 1901 के बाद सबसे गर्म आपको रहा है महीना, जो लास्ट फरवरी आपको गुजरा है। उसके बाद देखिएगा अधिकतम तापमान जो आपको आने वाले समय में मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर लू चलती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस होगा और तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में औसतन 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने का आपको संभावना व्यक्त किया गया है भारत के जो मौसम विभाग के महानिदेशक उनके द्वारा। और ये क्षेत्र जो अधिक प्रभावित होंगे, अर्थात कहने का मतलब यह उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये सब राज्य अधिक प्रभावित होंगे। तो आप है ना जवाबदेह बनिए, सरकार जवाबदेह बने। ये सब समस्याएं आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर इस टॉपिक से संबंधित कभी भी प्रश्न पूछे तो आप इन राज्यों का, भारतीय राज्यों के संदर्भ में कुछ आपको डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर? और देखिए हाल ही में मार्च में 7 बार पश्चिमी विक्षोभ की घटना घटी है, जो पश्चिम से आई हवा और उसके बाद क्या की इस क्षेत्र का वातावरण प्रभावित की और बारिश हुआ और भी चीजें घटना हुई, ओलावृष्टि हुई, इस प्रकार से हुई। इस कारण देखिए कितना बारिश हुआ है, 37.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है इस दौरान। उसके बाद जो समान से जो 29.9 मिलीमीटर से अधिक है, तो ध्यान रखिए समान वर्षा क्या होता है 29.9 मीटर है, मिलीमीटर है, जिससे आपको 37.6 मिलीमीटर अधिक वर्षा है। तो देख सकते हैं 8 लगभग आसपास आपको अधिक मिलीमीटर वर्षा हुई है। और ध्यान रखिएगा, जबकि पिछले वर्ष 2022 में सबसे गर्म मार्च सबसे गर्म था और 121 वर्ष में तीसरा सबसे सूखा मार्च महीना था। तो ये सब आंकड़े हैं जो हमको संकेत दे रहे हैं, अभी नहीं सुधरे ना तो आने वाले 200-300 सालों में क्या होगा, स्थिति बद से बदतर हो जाएगा, मानवीय जीवन पृथ्वी पर रहना मुश्किल होगा। उसके बाद आप कितनी कूटनीतिक चालें चलिए, देश जो है ना अमेरिका चल रहा है, रूस चल रहा है, यूक्रेन के मामले में चल रहा है, भारत चल रहा है, या तो चीन चल रहा है, और भी देश कूटनीतिक चालें चल रही हैं ना एक दूसरे देश से सर्वश्रेष्ठ होने के लिए, तो वो चालें वहीं पर समाप्त हो जाएंगी जब आदमी को बचाने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो आप अपनी आंखों के सामने ना पृथ्वी को एक ज्वाला बनते हुए देखिएगा और स्वयं को समाप्त होते देखिएगा, क्योंकि चीजें आपको ना जो फैक्ट है उसे दो राह नहीं हो सकते, अलग नहीं हो, जवाब देता जल्द तय होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति विशेष क्या करता है, जैसे आप लोग बर्थडे पार्टी या तो कोई भी पार्टी अरेंज पार्टी होती है तो क्या करते हैं, फालतू के है ना पैसे खर्चे करते हैं, कहाँ पर,
अपने रौब को दिखाने के लिए, झूठी शान को दिखाने के लिए हम इतना रुपया खर्चा हो गया, उतना रुपया खर्चा कर, यह माना जा सकता है आपके लिए जरूरी है, पर यह एकमात्र जरूरी कारक तो नहीं हो सकता है ना। आप सबसे पहले अपने जनरेशन को, अपने बच्चे को, अपने आने वाले जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो प्रयास कीजिए कि कम से कम इन अवसरों पर ही भी, अगर रोजाना तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल ना, महीने में भी नहीं पॉसिबल होगा, कम से कम साल में तो कम से कम 10-15 पेड़ लगाने का प्रयास कीजिए एक साथ इन अवसरों पर। तो इससे क्या होगा, आप आने वाले जनरेशन को, मान लीजिए आपको इस प्रयास से 10 लाख लोग प्रभावित हुए, और जैसे कि आपको एटूरिया, आप नाम सुने होंगे, एक पेड़ एटूरिया का नाम चलता है, तो ध्यान रखिए, जहां मैं भी काम करता हूं ध्यान रखिएगा उसने कितने लोगों को प्रभावित किया होगा। और मान लीजिए 10 लाख प्रभावित हुए और 10 लाख ने केवल 2-2 पेड़ ही रोप दिए, तो प्रत्येक वर्ष 20 लाख पेड़ है ना बिना किसी प्रयास के खड़ा हो रहा है, और उसे केवल जिंदा रखना आप लोगों को 5 साल तक। 5 साल के बाद वह स्वयं अपना भरण पोषण करना शुरू कर देगा। उसके बाद आप फलदार पेड़ रोपिएगा तो फल खाइएगा। बहुत से फायदे हैं, ये सब कर सकते हैं। बाकी कहानियां तो हम दिखावटी दुनिया में तो जी ही रहे हैं ना, शहरीकरण की दुनिया में लोग जहाँ पर बूची के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, मैराडोना के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बहुत से कंपनी है, अब नाम नहीं लूँगा सभी विशेष का। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जवाबदेह बनने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इंसान पैदा होने का कोई हक भी नहीं होता है जब इन सब चीज़ों पर संवेदनशील आप नहीं हो पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, 36 साल बाद मलियाना नरसंहार में 39 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव पर बरी कर दिया गया। यह हमारे कानून व्यवस्था पर है ना, कानूनी व्यवस्था पर प्लस प्रशासनिक व्यवस्था पर है ना, तमाचा के समान है। अगर मैं सारे खरी शब्दों में ये बात बोलूं, यह केस स्टडी आपको देता है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 4 में, न्यायिक निर्णय में, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में। अब क्यों देता है देखिएगा, यह मामला देखिए 39, आपको कितने साल है, 36 साल पुराना है। तो सबसे पहला कि हमारे न्यायिक व्यवस्था को यह तय करने में लग गया 36 साल कि जो लोग हैं जो आरोपित है वो उनको पास साक्ष्य नहीं है, ठीक ना। 36 साल लग गया, और ये 36 साल में एक बच्चा जवान होता है और अगले जनरेशन को जन्म दे देता है ना, अर्थात दूसरा जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सोच के देखिए हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसे कार्य कर रही थी। देखिए साक्ष्य निर्णय आए अलग मुद्दे है, उस पर क्या निर्णय आए वो अलग मुद्दा है, पर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अपने एग्जाम ओरिएंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यह बहुत विवादित प्रश्न है न्यायिक प्रशासन पर कि न्याय में देरी लगती, न्याय में देरी होती है तो न्याय सदृश नहीं दिखता। ये बार बार कोटेशन आपको सुनने को मिलता होगा। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ दे आपको, या इंटरव्यू में प्रश्न पूछ दे, तो आप इस प्रकार के केस स्टडी को बाय प्रूफ समझा सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक मुद्दे पढ़ाया था, आप लोग को मुद्दा पढ़ाया था, याद होगा मेरे स्टूडेंट को, 108 वर्षों में बिहार के किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त हुआ था। इसका 3rd जनरेशन इसका न्याय लेने आया था। सोच के देखिए 3 जनरेशन ने हमारी न्यायिक व्यवस्था पर अपना, मान सकता हूँ 1947 के पहले स्थितियां दूसरी थी, पर 47 के बाद की स्थितियां बदल गई ना। एक आपको और मामला में केस स्टडी में पढ़ाया था, याद होगा कि एक है ना, कोई कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति होनी थी, वो टॉप रैंक में थे, पहला रैंक में थे, पर किसी कारणवश उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो उन्होंने 38 साल बाद आपको, जब उनका रिटायरमेंट हो गया, 62 साल हो गया, तो है ना उनको न्याय प्राप्त होता है। अर्थात इन्होंने 23 साल में है ना आपको के आसपास रहे होंगे, इससे अधिक से देखिए 23 अगर आंकड़ा में 23-24 का भी लेकर चलो तो यह कितना साल का हो जा रहा है, सोच के देखिए 42 साल हो जा रहा है ऐसे ही। पर मुझे याद अभी रिकॉल नहीं है वो एक्चुअल कितना डाटा था, पर इतने के आसपास जरूर था वो डाटा कि वो अपनी जवानी में फॉर्म भरते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, रैंक लाते हैं 1 रैंक एग्जाम में, और उनकी नियुक्ति तक नहीं होती है, रिटायरमेंट के बाद उनको है ना न्याय प्राप्त होता है। तो सोच के देखिए हमारी न्यायिक व्यवस्था यह तय करने में असफल हो जाती है कि न्याय है ना न्याय सदृश होनी चाहिए। तो सोच के देखिएगा। दूसरा, प्रशासनिक मामले को हम देखें तो प्रशासनिक मामले कैसे पुलिस प्रशासन काम करता है, पुलिस सुधार की बात की जाती है। ऐसे हालात उस समय भी थे, ऐसे हालात आज भी है।
जो सबुद्ध या जो प्रबुद्ध जो लोग होते हैं, जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं धन बल के आधार पर, तो उनको कैसे निकाला जाए किसी मुद्दे से, उसका जीता जाता प्रमाण आपको यहाँ से दिखाई देता है कि कांड कौन किया है, नरसंहार कौन किया है और किसे फंसाया जा रहा है। अब वोटर लिस्ट ला के अभियुक्त बनाया गया था, सोच के देख सकते हैं 36 साल पहले की स्थिति। ऐसा नहीं कि वर्तमान में स्थितियां कम हो गई, अभी भी बहुत जगह ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पर गलत आरोपित बना दिया जाता है और पुलिस प्रशासन उसकी दम भरती है। हाल ही में आपको देखने को मिला होगा बहुत से मामले, मनीष कश्यप का मामला आप सुने होंगे ना, मनीष कश्यप का मामला सुने होंगे। इनको इसलिए प्रताड़ित किया गया कि इन्होंने वर्तमान सत्ता को है ना चैलेंज कर दी है कि जो वर्तमान मुखिया है, देश सीएम है, उनके घर में जन्म लिया हुआ बच्चा हमेशा मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पैदा होगा और हम लोग जात पात और चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर उनको खटक गया। ये कोई भ्रामक वाला मुद्दा नहीं है, समझिएगा। अगर इस मुद्दे को लेकर अगर देश में केस होने लगे तो देश का प्रत्येक नेता है ना जेल में होना चाहिए, प्रत्येक प्रशासक जेल में होना चाहिए, साथ में प्रत्येक जनता जेल में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सूचनाओं का जो आदान प्रदान के संदर्भ में कोई ठोस है ना कदम है ही नहीं। अभी मान लीजिए सीएम केजरीवाल है, उनके द्वारा साक्ष्य पूछा गया, वो भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी में गुजरात यूनिवर्सिटी के डोमेन पर साक्ष्य उपलब्ध है और फिर आपको जो इलेक्शन कमीशन है जहां पर एफिडेविट दिया गया होगा प्रधानमंत्री के द्वारा अपने एजुकेशन के बारे में, अपने संपत्ति के बारे में, तो क्या इलेक्शन कमीशन के उस नोट को प्राप्त नहीं कर सकते थे सीएम? पर उन्होंने दाव क्या खेला? दाव खेला कि हम सूचना आयोग के पास जाएंगे और सूचना आयोग अगर जवाब नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि सूचना आयोग इस प्रकार के जवाब नहीं देती है, तो यहाँ पर क्या करेगा? उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको लताड़ लगाते हैं, उन पर जुर्माना लगाती। तो ये भ्रामक स्थिति फैलाना है या नहीं है कि रास्ते हमको लक्ष्य प्राप्त करना, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको प्राप्त करना है, हमको रास्ता ये पता है, सीधा रास्ता ये है, पर हम इस रास्ते को प्राप्त करने के लिए घूम के ऐसे आ रहे हैं और जनता को, देश की जनता को भ्रामक तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या इन पर केस नहीं बनता? तो ऐसे ऐसे मान लीजिए हजारों नेता है ना हमारे देश में जो भ्रामक स्थिति को पैदा करते, उन पर जेल होना चाहिए। तो इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है ना, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हमारे न्याय सदृश लोकतांत्रिक संदर्भ को ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पहले इसका भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष है, मानता हूं कि मान लीजिए उनके द्वारा भ्रामक स्थिति पैदा करने का, पर उनको लक्ष्य किस मामले में बनाया गया है सोच के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पैसे से नहीं तोल सकते पत्नी और माँ का योगदान। ये आपको एक बार स्टडी कर लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं है मुझे बताने के लिए, आप लोग अंडरलाइन किया हुआ एक बार इसको देख लीजिएगा किन मामलों में ऐसे बातें की गई। और ये हकीकत है कि जो पत्नी होती है और माँ होती है, बहन होती है, उसका कार्य घर में या उनका योगदान है ना, उसको मूल्य से नहीं तोला जाता, अर्थात रुपये से नहीं तोला जा सकता है, किसी संपत्ति से नहीं तोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो 24 आवर है ना केवल इस कर्तव्य को निर्वाहित करने में अपना समय बिता देते हैं कि परिवार हमारा है, परिवार के संदर्भ में हमारी अपनी आकांक्षाओं को दांव पर लगा देते हैं। ऐसी लाखों एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही है, विदेशों में भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने परिवार के लिए अपने सपनों को ना सपनों का ना हत्या कर देती, गला घोट देती है। यह लाखों एग्जाम्पल है। तो ये सब चीजें आप स्वयं समझ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री पर पढ़ा लिखा होना जरूरी है, केजरीवाल। मैंने कल इन पर एक ट्वीट किया है, आप लोग जाके मेरा ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। इनको बोला मैं, चाचा वाह चाचा बहुत बेहतर है आपकी इस थ्योरी से ना, तो प्रत्येक विधायक को और प्रत्येक सांसद को ना पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि हम नेता चुनते हैं। कौन नेता को? विधायक और सांसद को, न कि पीएम और सीएम को हम लोग चुनते हैं। कभी भी पीएम और सीएम का चुनाव होता है? आपको पहले ज्ञान अर्जित करना होगा कि हमारे पास संवैधानिक और वैधिक परिभाषाएं कैसी है। अगर हम विधायक और सांसद चुन रहे हैं, उसका नेता बहुमत दल का नेता होगा आपको लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में
आपको उसका नेता होगा और वही देश का पीएम और राज्य के स्तर पर सीएम होता है। तो प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, उससे पहले आपको ये बात करनी चाहिए कि विधायक पहले पढ़ा होना चाहिए, उसका सांसद पढ़ा होना चाहिए। एक बात तो पहले इसको आपको क्लियर करना चाहिए कि अब मान लीजिए ये स्थिति उत्पन्न हो भी गया कि हम पढ़ा लिखा चुनेंगे, तो ऑटोमेटिक जो पढ़ा लिखा विधायक और सांसद होगा उसमें नेता जो चुना जाएगा वो भी पढ़ा लिखा होगा। और यह भी तय कीजिए कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री पीएम के लिए या तो सीएम के लिए, ठीक ना, मानक क्या होंगे पढ़ाई का, ये भी तो तय करना होगा ना, कि केवल ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, कि केवल एमए का डिग्री चाहिए, कि पीएचडी का डिग्री चाहिए, या स्पेशल कोर्स हमें करवाइएगा उनको तो जाके वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस प्रकार के ना लाइमलाइट आने वाले कॉन्सेप्ट जो हैं आपको बचने चाहिए, इस पर आपकी राय स्पष्ट होनी चाहिए। और रही बात संवैधानिक संदर्भ की, संविधान में क्या बोला गया है, संविधान में ऐसी अपेक्षा नहीं की गई है कि जो हमारा प्रतिनिधि होगा ना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, खास डिग्री का होना, उसे केवल साक्षर होना चाहिए, ऐसी बात की गई है। अब यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है, या आपके मन में भी उठेगा कि 75 साल बाद ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री हम ऐसे चुने जो पढ़ा लिखा होना चाहिए। इनका थ्योरी जो दिया जा रहा है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो क्या होता कि कहाँ गए चीज लिखे हुए, जीएसटी लागू नहीं होता, और फिर उसके बाद नोटबंदी नहीं होता, फलना बहुत सी चीजें बात की जा रही है। तो एक बात मुझे बताइए, ठीक ना, आपातकाल लगा था ना इंदिरा गांधी के काल में, उसमें जो राष्ट्रपति थे क्या पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे? तो ये कभी थ्योरी बता सकता है ये अधिकार राष्ट्रपति को यह नहीं करा पाया कि इस आपातकाल को रोक सके, ऐसी बात, ठीक है। आपको बहुत से ऐसे कार्य गतिविधि देखने को मिलेगा कि पढ़ा लिखा होकर भी कार्रवाई आपको बेहतर तरीके से नहीं कर पाता होगा, जो एक समान रूप से लोग कर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे जितने भी देश में आपको होम एज है, ओल्ड होम एज है, उनमें कौन लोग जाते हैं? अनपढ़ परिवार के लोग जाते हैं या पढ़े लिखे बच्चों के माता पिता जाते हैं। तो इस आधार पर कभी भी यह आकलन नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति का कर्तव्य, कोई व्यक्ति का कार्य उसके पढ़े लिखे होने का सबूत हो सकता है। मैंने एक ट्वीट पहले भी किया था कि यह जरूरी नहीं कि शासन कौन कर रहा है, यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि भारत का सिरमौर वर्तमान में क्या है। सिरमौर कहने का मतलब ऊंचाई का किस स्थान पर है। मैंने ये ट्वीट किया था, इसका अर्थ यह होगा, इसका एग्जाम्पल ऐसे सुन सकते हैं, एमबीटी का नाम सुने होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने होंगे, यह मुगल साम्राज्य में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। अकबर सुने होंगे नाम, सुल्तानों में सबसे कम पढ़ा लिखा था। पर दोनों की स्थिति आप देख सकते हैं, एक पागलपन के दौर पर काम करता था, दूसरा क्या करता था, आपको सहभागिता की नीति अपनाकर देश को चलाया, तो ये ज्यादा सफल रहा। तो यहाँ पर व्यवस्थापिकाओं को कैसे कार्य करा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पर ली जाए पढ़े लिखे होने की, अब इनको पर आते हैं क्योंकि सभी पर आपको समझने की जरूरत है ना। हालांकि एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको केवल अपने एस्पिरेंट के तौर पर चीजों को कैसे डिफाइन कर सकते ये समझने की जरूरत। थ्योरी क्या है, अब देखिए इनके द्वारा इनके बयान को देखिएगा, कभी ये 250 करोड़ बोलते हैं, कभी बोलेंगे 200 करोड़ की बोलेंगे। एक ही मुद्दे को, अगर मान लीजिए किसी पुल को, वजीराबाद पुल का नाम लेते हैं, मैं वीडियो आप लोग अगर होगा तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, उस पुल को कभी 250 करोड़ बोलेंगे, कभी 200 करोड़ बोलेंगे, कभी 150 करोड़ बोलेंगे। 75,000 बोल रहे हैं बुलेट ट्रेन का यात्रा रहेगा अहमदाबाद से जो पुणे चलेगा, उसका यात्रा भाड़ा। और रेलवे ने क्या बोला बजट यात्रा में, मात्र 35 से 400 बजट आपको उम्मीद हो इस पर आएगा खर्च, वो शुरुआती में खर्च आएगा। इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करते पढ़े लिखे नेता के तौर पर। तो यह तय नहीं किया जा सकता है कि क्या है, आपको केवल संविधान ने क्या निर्देश दिया उस पर पालन कीजिए और उस पर कार्य कीजिए। कुछ दिन पहले इनके द्वारा बोला गया था कि भारतीय मुद्राओं पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए। सोच के देखिएगा, तो गांधी के योगदान के संदर्भ में क्या चीजें हैं,
हालांकि ये चीज हो तो बेहतर है, नहीं भी हो तो भी बेहतर, पर हम व्यवस्थाओं में क्या अपना के रखे हुए हैं, अपना के रखे हमारा जो सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार अलग अलग है, हिंदू देवताओं को ही केवल रख दिया जाए तो क्या अन्य समाज को इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कुछ चीजें है ना समझ के, और कुछ चीजें अपने लाभार्थी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कल भारत आएंगे भूटान के राजा वांगचुक। तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध पड़ोस नीति के संदर्भ में आपको कवर करेगा। तो देखिए यहाँ पर न्यूज में बहुत कुछ बातें की गई है। हालिया कुछ दिनों में डोकलाम सीमा विवाद हुआ था, उसमें कुछ वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा लोते शेरिंग के द्वारा कुछ बातें विवादित बयान दे दिया गया था, जो समान रूप से भूटान के द्वारा नहीं दिया जाता था, कि डोकलाम सीमा भारत भूटान के साथ साथ चीन का एक अहम साझेदार के रूप में है। तो यह बयान भारत के पारंपरिक नीति से अलग थी। तो इसमें डोकलाम के संदर्भ कुछ पहला मौका जब भूटान तरफ से ये भारत के लिए अलग जा रहा बयान दिखा, और कुछ स्थितियां है ना पटरी से उतरती दिख रही थी, पर भारत के लगातार कूटनीतिक और पड़ोस नीति नेबरहुड पॉलिसी के तहत जो चीजें की गई, और उसके बाद आपको कोरोना के काल में जो भूटान को मदद किया गया, ये सब जो था, तो स्थितियां सुधरी है। तो बात यहाँ चल रहा है, यहाँ पर कौन कौन दौरा किया, तो ध्यान रखिएगा 2022 में 2018 से 22 तक भारत ने भूटान को लगभग 4500 करोड़ रुपया का मदद किया है। ये सब आंकड़े याद रखिएगा। कब कब भारत के प्रधानमंत्री गए 9 में, विदेश मंत्री गए जयशंकर 2 अप्रैल 2022 में, जनवरी 2023 में हमारे जो आपको विदेश सचिव है विनय क्वात्रा, वो भी दौरे कर चुके हैं। तो दौरे लगातार हुए हैं। तो यहाँ पर चलिए कुछ हम इसके संदर्भ समझ सकेंगे। और देखिएगा इसका की नोट्स आपको युक्ति के ऐप पर अवेलेबल है। तो जो लोग डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति का ऐप को, वो जाके वहाँ देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग मोटा मोटी देखेंगे, उसके बाद वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है, आपसी साझा सीमा करता है कौन कौन, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारतीय 4 राज्यों से भूटान है ना हमारा भूमि साझा करता है। तो 4 राज्यों को याद रखना। पीटी फैक्ट, यह एक भारत चीन के बीच बफर स्टेट तौर पर काम करता है। बफर स्टेट कहने का मतलब एक ऐसा स्टेट जो 2 राष्ट्रों के बीच है ना, 2 राष्ट्रों के बीच अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अर्थात हम 2 भूमियों को मिलने नहीं देता है। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच है ना, ए देश के पास बी देश के बीच आपसी संघर्ष डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो ये बफर स्टेट के तौर पर गिना जाता है इन राज्यों को। तो ध्यान रखिएगा इसको। भूटान एक बफर स्टेट है, नेपाल एक बफर स्टेट है भारत के संदर्भ में। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए फटाफट बताइए। तो पहले भी मैंने आप लोग को न्यूज एनालिसिस में कवर किया। एशिया में कितने बफर स्टेट हैं, यूरोप में कितने हैं, अफ्रीका में कितने हैं, अमेरिका में कितने हैं बफर स्टेट, विश्व में कुल बफर स्टेट देश कितने हैं, सभी पर पहले मैंने चर्चा किया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के उत्तर आ जाएंगे और लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा सा अलग कैटेगरी का टीचर हूं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा। किन्हीं का कल कोई छात्रा थे, उनको द्वारा कमेंट किया गया था क्यों नहीं डेली पेपर डाला जाता है। तो सबसे पहले उनका जवाब है कि कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, ठीक ना। व्यक्तिगत कारण भी, तो जैसे आपके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं ना, मेरे भी कुछ व्यक्तिगत कारण होते, इस प्रकार को थोड़ा सा समझिएगा। दूसरी बात, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। विजडम एजुकेशन के जो भी छात्र हैं, युक्ति इसके छात्र लगातार प्रयास करते रहे। देखिए बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा, और जब सफलता प्राप्त होगा ना, तो इसका अलग ही नशा आप लोगों को प्राप्त होगा। यह केवल कहने मात्र से है ना, या किसी के न्यूज एनालिसिस देख लेने मात्र से अगर सिलेक्शन हो जाता है ना, तो देश का सभी जो युवा है ना, आपको आईएएस और आईपीएस बने नजर आते, या अधिकारी देखे बने आते। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगातार लिखेंगे, लगातार आंसर राइटिंग कराएंगे। और युक्ति आईएएस आपको यह प्रोवाइड कराती है कि आप है ना दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के की नोट्स को आप शेयर कीजिए। हमारे ऐप का कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है, दैनिक जागरण न्यूज पेपर एनालिसिस का ग्रुप बना हुआ है। लगातार स्टूडेंट लिखते हैं, आप भी लिखने का प्रयास कीजिए। डेली कोशिश कीजिए 10 पेज लिखने का। जो लगातार 10 पेज लिखता है ना, उसका सिलेक्शन बहुत हद तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 99% चांसेस है कि उनका सिलेक्शन अंतिम दौर पर रहेगा। और जो लोग लगातार 10 पेज से कम लिखते हैं, तो उतना ही आंकड़ा आप कम करते जाइए। तो स्वयं आकलन कीजिएगा। और यह मैं नहीं कह रहा, बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट है जो क्रैक कर चुके हैं एग्जाम,
उनके द्वारा प्रयास किया गया, उनके द्वारा पहले आजमाया गया, उनके द्वारा बोला गया, वो लगातार करते हैं। तो आपको भी करना चाहिए, केवल हवा में बातें करने से नहीं हो जाता है ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लेना चाहते हैं तो आप भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी योगदान कीजिए, तभी सभी कार्य सही से होंगे। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दो हाथ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं है। तो अगर आप लोग भी मैसेज कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन कभी कभी मिलेगा, और भी मैं कार्य जो मेरे नेसेसरी वर्क है जहाँ तक होगा मुझसे टाल कर ही न्यूज़ एनालिसिस करके ही जाऊँगा। पर जब आपका ना कमेंट आएगा, ना आपका ना कोई मैसेज आएगा, तो फिर कैसे होगा चीज़ें, बता सोच के देखिएगा। ऐसी भी तो नहीं है ना। थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब भारत भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र देखिएगा, आपको विकास के है, सामरिक संघर्ष है, BIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल परियोजना के तहत है, पर्यटन में है, छात्रवृत्ति में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है आपको दोनों के बीच संबंध। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक सेकंड नीचे चला गया। उसके बाद क्षेत्र स्थिरता, आतंकवाद विरुद्ध कार्रवाई क्षेत्र में देखने को मिला, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर संबंध देखने को मिला, चीन के संबंध, भौगोलिक स्थितियां, विस्तार नीति के संदर्भ में संबंध देखने को मिलेगा। एक बफर स्टेट के रूप में भूटान जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह चिकन नेक कॉरिडोर रक्षा के लिए भारत चीन के रक्षा संबंध कार्य करता है। अर्थात आपको मैंने अभी मैप भेजा होगा, तो यहाँ पर भूटान आपको नजर आएगा, छुटकी को भूटान, तो ये क्या करता है, भारत का जो चिकन नेक है आप उसको बचाता है, और चीन है ना चाहता है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को तोड़ने का, तो इसी चिकन नेक का है ना प्रयोग करना चाहता है वो। तो भूटान यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह 22 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक लगभग 22 किलोमीटर भूमि के संकीर्ण खंड से जुड़ा हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चिकन नेक गले का जो सिर और गर्दन के बीच जो स्थिति है, धड़ के बीच का जो स्थिति है, चिकन नेक के संदर्भ में उसे देखा जाता है। अब ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल स्थित जो उत्तर पूर्वी राज्यों शेष भारत से जोड़ता है, कॉरिडोर दोनों नेपालों के बीच, बांग्लादेश के बीच देरी करता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। डोकलाम गतिरोध में क्या है, डोकलाम गतिरोध में भारत भूटान सामरिक महत्व फिर से स्थापित हुए। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंध हम देखते हैं कि द्विपक्षीय संबंध 1949 से हस्तांतरित मित्रता और सहयोग के साथ चल रहा है। एक दूसरे के आंतरिक हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया गया, शांति और स्थापित करना है। 2007 में संशोधन किया गया। और ध्यान रखिएगा, भूटान भारत से हालांकि विदेश नीति मार्गदर्शन करने पर सहमति व्यक्त की, और दोनों देशों के विदेशी रक्षा मामलों पर एक दूसरे के निकटता संबंध है। अर्थात भूटान के रक्षा संबंध को हम लोग बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, उसे सहयोग प्रदान करते हैं, विदेश नीतियों में भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, राजनयिक संबंध 1968 में थिम्पू में भारत के विशेष कार्यालय स्थापना के साथ स्थापित होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए भूटान के साथ, तो 1968 याद रखिएगा। यहाँ पर दूतावास की स्थापना की गई थी, उसके सीमा सुरक्षा, सड़क प्रबंधन, ये सब बातें हैं जो संस्थागत विकास, राजनयिक तंत्र, सभी चीज विकास किए गए हैं, उस पर क्षेत्र बनाए गए। ये सब आपको की नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए फटाफट चीज़ों को कवर किया जा रहा है। जहाँ पर नहीं मिलेगा वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। भारत भूटान वर्तमान स्थिति देख सकते हैं, तो मैत्री पहल शुरू किया गया, वैक्सीन मैत्री आप लोग सुने होंगे, कोविडशील्ड टीके प्राप्त किए, भूटान पहला देश था, आपको दिया गया था। देखिए STEM STEM याद रखिएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स भारत का परियोजना है, जो भारत के IIT में भूटानी युवाओं को नियमित नियोजन के माध्यम से देश STEM के घनिष्ठ सहयोग के रूप में देता है। अर्थात भारत के जितने भी IIT वहाँ पर इनको पढ़ने का अवसर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके छात्रवृत्ति दी जाती है, भूटानी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय संपर्क, रुपये और भीम का ऐप जो है, रुपये कार्ड और भीम ऐप लॉन्च करने के हमारे वित्तीय संपर्क स्थापित किया गया था। तो ये सब चीज़ें की जा चुकी है। स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, साथ ही साथ पुस्तकालय परियोजना किया जा रहा है। भारत भूटान उपग्रह, जिसमें नवंबर 2022 में भूटान सेट ग्राउंड स्टेशन थिम्पू में भारत भूटान सेट ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया गया। ये सब कार्य किया गया भूटान के क्षेत्र। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात करें तो आर्थिक महत्व है। भारत भूटान व्यापार परागमन समझौते 1972 में किया गया, जो हम लोग एक दूसरे से आते जाते हैं ना, तो परागमन आउट और इन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, हमारे नागरिक उनके देश में जाएंगे, उनके नागरिक हमारे देश में आएंगे, तो उसके लिए समझौता 1972 में हुआ। साथ भारत भूटान सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, अर्थात भूटान का जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, भूटान है।
उत्तर पूर्वी राज्यों का लाभ भारत भूटान के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंध बढ़ा। अरुणाचल प्रदेश असम के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा, क्योंकि साझी संस्कृति के तौर पर देखा जाता है। जल विद्युत परियोजना, भारत के 3 जल विद्युत परियोजना है ना, निर्माण कार्य किया जा रहा है। 2 पर अभी चर्चा की जा चुकी। चूखा कुरुछू जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसे देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ओह शिट, उसके बाद आप लोग को नेबरहुड पॉलिसी याद रखनी चाहिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत का, उसे भी याद रखना चाहिए, क्योंकि यह पॉलिसी जो है भारत के गुजरात सिद्धांत के आधार पर आधारित है, जिसमें यह बोला गया कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और पारस्परिक रूप से क्या करेगा, लाभप्रद संबंध स्थापित करने करेगा। भारत नेबरहुड पॉलिसी के तहत क्या करता है, स्थिरता और समृद्धि के पारस्परिक लाभप्रद जन्मोन्मुख ढांचे विकास इत्यादि का कार्य करता है। तो नेबरहुड पॉलिसी भी आप लोग को याद होनी चाहिए। और देखिए अब नेक्स्ट जो एनालिसिस होगा, ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ें कवर कराई गई। भारत में बाघों के बढ़ने रफ्तार यूं ही 10 वर्षों में भर जाएंगे रिजर्व। यहाँ बात ये देखिए, चिंता का विषय भी और एक बेहतर प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो आपको है ना केस स्टडी के तौर पर जानना चाहिए। और यूपीएससी के जीएस पेपर 3 वन जीव संरक्षण के संदर्भ में ये टॉपिक कवर होता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था उसका 50 वर्ष पूरा हुआ है। और ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1973 में आपको प्रोजेक्ट चलाया गया था। उस समय से लेकर जितने भी सरकारें थी इस दिशा में बेहतर कार्य करी, तो ये लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। साझा लक्ष्य ही है, तो ध्यान रखिएगा। 18,000 किलोमीटर था जब शुरुआत किया गया था। वर्तमान समय में सोच के देखिएगा, संरक्षित जो है आपको 9 संरक्षित वन क्षेत्र से यह शुरू किया गया। 18,000 जिसका किलोमीटर वर्ग क्षेत्र था, वर्तमान में 53 पहुंच गया है। और 75,000 वर्ग किलोमीटर यह एरिया कवर करता है, जिसमें 41,000 वर्ग किलोमीटर क्या है, कोर एरिया है। कोर एरिया कहने का मतलब आपको अंदर का क्षेत्र है, जहाँ पर किसी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित होता है। अब 2018 में यह गणना लगभग 2967 के आसपास थी। यह आंकड़ा जो है वर्तमान में अभी आपको देखें तो इस स्थिति पे बढ़ी हुई है। ध्यान रखिएगा 2967 2018 के आंकड़े के अनुसार लगातार वृद्धि हुई है। इस आंकड़े को देखिएगा और ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे एक चिंता का व्यक्त किया गया है, जिससे हम लोग देखेंगे। देखिए, हर साल अगर बाघों की कुनबे की अगर 180 नए बाघ जुड़ जाते हैं, अर्थात हर साल 180 नए बाघ औसतन जुड़ते हैं, तो अगले 10 वर्षों में यह संख्या 5,000 हो जाएगी। जो बढ़ती बाघों की बढ़ती आबादी और बेहतर प्रबंधन के लिए वन जीव के समक्ष क्या करेगा, एक मंथन शुरू कर दिया, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ना, एरिया कम हो जाएगा। अगर यहाँ बात की जाए, अगर हम मान लीजिए बावजूद इसके बढ़ने की रफ्तार को अगर हम कंट्रोल नहीं करते, या तो इसका प्रबंधन बेहतर नहीं करते, या अतिरिक्त हम क्या करेंगे, अतिरिक्त वन जीव क्षेत्र या कोर क्षेत्र को डेवलप नहीं करेंगे, तो यह क्या अन्य समस्याओं को उत्पन्न करेगा। इसलिए आप सुनते होंगे भी हाल ही में बाघ, जैसे हम लोग चीता दूसरे देश से लाए ना, तो हमारे देश के बाघ को भी है ना, उसके नस्ल को अन्य क्षेत्रों में भेजा जाएगा। जैसे अन्य जो देश है जहाँ पर आपको इसके प्रजाति पाई जाती है। 8 प्रजातियां विश्व में पाई जाती, 3 में विलुप्त हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में भेजा जाएगा। तो यह म्यांमार से लेकर आपको थाईलैंड तक के क्षेत्र में जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, सरकार को ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जिससे इसके जीवन को बचाया जा सके, अतिरिक्त क्षेत्र को। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश अव्वल रहा है बाघ के संरक्षण में। 2018 के आंकड़े में मध्य प्रदेश 526 बाघ है, 524 बाघ कर्नाटक में दूसरे स्थान पर, 442 बाघ के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। याद रखिएगा 2014 में 408 बाघों के साथ कर्नाटक अव्वल रहा था। इसे भी आप लोग को याद रखना, ये सब आंकड़े। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाघ के संदर्भ में, और विश्व के लगभग जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसका 75% जो है बाघ है ना, आपको भारत में पाया जाता है। इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1975 की सूची 1 में शामिल किया गया। इससे संबंधित की नोट्स आपको पहले भी अपलोड किया जा चुका है कि UTIS के ऐप पर, तो आप जाके वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण अधिनियम IUCN लाल सूची, रेड लिस्ट सूची में जारी किया है, जिसे लुप्तप्राय श्रेणी के संदर्भ में माना जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं
या सिटीज, और ये सब पहले भी चर्चा हुआ है, जाके एक बार देखिए। IUCN यह होता है जिसमें हम विश्व के अन्य जीव वन्य जीव है ना, उसको संरक्षित करने के लिए, प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करने के लिए एक लिस्ट जारी करते हैं। और सिटीज है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापार और लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। उसकी परिशिष्ट सूची 1 है, उसमें लाल आपको बाघ को शामिल किया गया है, भारतीय बाघ को। याद रखिएगा भारत में टाइगर रिजर्व वर्तमान में 53 है, जिसमें सबसे बड़ा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का, सबसे छोटा महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिएगा 53वां कौन सा, मैंने पहले भी न्यूज एनालिसिस किया, कमेंट सेक्शन में उसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान यह रखना है कि इससे केस स्टडी आपको यह समझ आएगा कि किसी भी कार्य के लिए हम बेहतर प्रबंधन और बेहतर कार्य योजना कराते हैं ना, तो सफलता ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको ना प्रशासनिक तौर पर आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप बेहतर प्रबंधन कैसे स्थापित करेंगे, कैसे चीज़ों को जनताओं तक लाने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास क्या रणनीति हो सकती है। तो कुछ केस स्टडी है, इसका एग्जाम्पल देके भी आप प्रूव कर सकते हैं सामने वाले को कि अगर इस प्रकार सरकार, भारत सरकार कार्य करती किसी लक्षित कार्य को करने का, और उसमें सभी का सहयोग रहता है, तो कार्य है ना सफलता प्राप्त करती। तो ऐसे कार्य हमारे द्वारा भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं, तो प्रयास कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, देखिए अंगदान के बारे में बातें की जा रही है, फिर बात की जा रही है, तो आप लोग भी अंगदान देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मैंने दिया है अंगदान, अपना सभी अंग दान कर चुका हूँ, वैसे भी प्रयास कीजिएगा, आप भी अपने कुछ अंगों को दान कीजिएगा। आप सीख सकते हैं छोटी बच्ची से 4 वर्षीय बेटी जिनके गार्जियन के द्वारा अंगदान किया गया, अब इसके बाद प्रकाश के द्वारा भी आपको अंगदान किया गया। तो ये सब आंकड़े देखिएगा, आपको मानव बनाएगा ना, मानव बनाएगा। अगर मानव कुल में जन्म लेने से कोई थोड़ी मानव हो जाता है ना, मानव बनने के लिए मानव के है ना आपको साक्ष्य देने होते हैं। आप इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ना मानव की श्रेणी में आ सकते हैं, नहीं तो बहुत सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। लोग तो असहाय रूप से आते हैं और असहाय रूप से चले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब नाकामी की कहानी कहते नगर निगम, तो याद होगा मैंने लास्ट वीक में ही नगर निगम से संबंधित और 15वें वित्त आयोग से संबंधित जो डाटा था उसको आपको एनालिसिस किया था। उसके न्यूज को जाकर देख लेना, आज के 7 आर्टिकल को। कुछ नहीं, वही बातें की गई है यहाँ भी, बस है ना कुछ चीज़ों को, शाब्दिक शब्दों को अर्थ में पिरोने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा बस इतना कहा गया है कि सरकार को है ना, सरकार जानती है क्या कि शहरीकरण हो रहा है, तो शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। अगले 2050 तक शहरीकरण 50 के आसपास हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शहरीकरण का प्रबंधन हम बेहतर करने के लिए जवाबदेह कैसे बने, इसके लिए केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार को भी समान रूप से आना होगा। साथ ही साथ अगर शहरों में हम कब्जे की बात करें, जो क्षेत्रों में कब्जा होता है, अर्थात जैसे रोड पर कब्जा आपको देखने को मिलता है, कोई कॉलोनियों में कब्जा देखने को मिलता होगा, तो ये बिना शासन प्रशासन के मिली भगत से नहीं हो सकता है। इसकी भी बात लेखक कहता है, तो यह एक पक्षीय तौर पर चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है। इसे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और लास्ट वीक में मैंने इससे संबंधित न्यूज एनालिसिस को कवर किया है, तो उस वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिएगा जीएसटी संग्रह, इस आंकड़े को लिख लीजिएगा क्योंकि यह आपको काम देगा आने वाले समय में। बस क्या करना, प्रत्येक माह का नहीं लिखना है, बस याद रखिए विगत 2 वर्षों में संग्रह किस रूप से हुआ है। इसको है ना, जैसे आप अप्रैल में लिख सकते हैं, अप्रैल और सितंबर का आंकड़ा दिया, इसे लिख लीजिएगा। और या तो आप फिर आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपको जैसे अप्रैल माह में हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है, और आपको लास्ट दिसंबर का भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शीर्ष 5 राज्यों का राजस्व ये अगर हम बात करें तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा है 22,695 करोड़, गुजरात आपको गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, तो इनके आंकड़े को लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के कवर करना है। अब ध्यान रखिएगा 18 लाख करोड़ रुपये का कुल संग्रह रहा वित्तीय 2022 के संदर्भ में, तो लगातार आपको जीएसटी संग्रह हो रहा है और 22% बढ़ा है यह पिछले वित्त वर्ष के दौर में, तो ये लगातार और भी बढ़ेगा। तो ये आंकड़े बस रखने हैं, ध्यान रखिएगा, जब कहीं भी प्रश्न पूछे उस आंकड़े को यूज कर सके। नेक्स्ट है, झारखंड में साइबर ठगी के 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई और जुर्माना दिए। ये पहली बार हो रहा है जो किसी व्यक्ति को आपको साइबर अपराध में आपको क्या दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया। ये झारखंड के देवघर जिला में, और ये जमताड़ा, आप लोग नाम सुनेंगे, उस पर वेब सीरीज भी आई है। तो ये जमताड़ा बहुत
देश का है ना अलग ही क्षेत्र है, जहाँ पर जितने लोगों की प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। यहाँ तक कि देश के मंत्री तक के अकाउंट को ये लोग छोड़े नहीं है। सोच के देखिए, तो हम आप किस क्षेत्र के हैं, सोच सकते हैं कि ये लोग कैसे कार्य करते होंगे। तो इस मामले में क्या दिया गया, तो आपको आजीवन कारावास दिया गया। तो इसे ध्यान रखिएगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बताना है आप लोग। साइबर अटैक के बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है, तो साइबर अटैक के बारे में आप लोग क्या बताना, साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध क्या होता है, इस आईटी एक्ट के किस आईटी एक्ट के तहत ये अपराध माना जाता है, इसमें अधिकतम सजा क्या होती है, न्यूनतम सजा क्या होती है, और यह किस एक्ट के तहत यह रेगुलेशन होता है। इसमें साइबर अपराध के मामले में कौन सा मौलिक अधिकार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो इसके संदर्भ में प्रश्न का उत्तर देना है। और सारे प्रश्न का उत्तर आप कहाँ दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, युक्ति आईएएस के ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ होगा, पेड ग्रुप बना हुआ है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का, दोनों जगह आप शेयर कर सकते हैं। जो पैकेज परचेज किए होंगे वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले ग्रुप में भेजेंगे, जो फ्री वाले हैं वो कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर भेजिए, प्रयास कीजिए, आपका सफलता होगा। अब जॉर्जिया ने असेंबली ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। यह ऐसा कदम उठाने पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया, तो इसे भी पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको हिंदू के संदर्भ में, हिंदू सनातन के संदर्भ में इनको द्वारा क्या बात की गई है, इसको ध्यान रखना है। हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़े और पुराने धर्मों में से एक है। पूरी दुनिया लगभग 100 देशों के लगभग 1.2 अरब अनुयायी इसके हैं। इसमें स्वीकृति आपसी सम्मान और शांति मूल्य के साथ विविध परंपराओं के विश्वास करता है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। साथ ही साथ भारतीय समुदाय देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं अमेरिका में, तो इसकी नकारा नहीं जा सकता, जिसमें स्वास्थ्य, विज्ञान, आपको अंतरिक्ष, ये सब क्षेत्र है। तो हिंदू समुदाय क्या करता है, योग देता है, आयुर्वेद देता है, ध्यान, भगत भोजन देता है, संगीत, कला, सांस्कृतिक ताने बाने समृद्ध करता है। तो इस प्रकार के शांति प्रिय जो धर्म है, जो सनातन है, जो सत्य की खोज की और लोगों को ले जाता है। और आप देखते होंगे, आप याद होगा मैंने कभी चर्चा किया था, यूरोपियन महिला है ना, यूरोपियन महिला भोग विलास की जिंदगी को छोड़कर भारतीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में जा जाके क्या कर रहे हैं, सनातन से संबंधित प्रविधियों को सीख रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने वर्गों को उनकी इस संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। ऐसे धड़ल्ले से लोग आ रहे हैं, भारतीय हिंदी संदर्भ में चीज़ों को सीख रहे हैं, जिसमें मथुरा क्षेत्र बहुत प्रबुद्ध रूप से, गुजरात क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म, बौद्ध और जैनों को भी अपना रहे हैं विचारधाराओं को। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सी चीज़ों को आपको सीखने समझने की जरूरत है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। इटली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर चैट पीटीजी को रोक लगाई है। चैट पीटीजी पर पहले भी न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यह व्यक्तिगत सुरक्षा को संदर्भ लेकर ध्यान में रखते हुए यूरोप का पहला देश बना कौन, आपको इटली, जिसने क्या किया, अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर जो पर रोक लगा दी है। यह याद रखिएगा, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के अस्तित्व के आने के बाद इस पर चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया समेत प्रतिबंध लगाए। कारण क्या था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना समझिए आप लोग। अभी आप लोग गूगल में कोई सर्च करते हैं कोई भी चीज़ ना, तो मान लीजिए युक्ति आईएएस सर्च कर रहे हैं या विजडम एजुकेशन सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो भी डाटा गूगल पर है ना, वहाँ से वो सर्च करके चीज़ों को देगा। ठीक है, पर चैट जीपीटी क्या है, जो भी सूचना आप इसके अंदर रखे हुए हैं उसमें से सब ढूंढ के उसके बाद एक विकल्प आपको देता है कि आपको यह करना है। ठीक ना, आपको एक नया विकल्प यह देगा। इसका मतलब आपके आइडियोलॉजिकल यह क्या करता है, डाइवर्सन लेकर आता है, इसलिए विवाद उत्पन्न कर रहा है कि आने वाले समय में अगर इस पर किसी प्रकार का अटैक होता है तो यह है ना, सूचनाओं को है ना क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। पर गूगल क्या करता है कि मान लीजिए 10 सूचना है युक्ति आईएएस के बारे में, 10 सूचना है विजडम एजुकेशन के बारे में, या आपका व्यक्तिगत कोई सूचना है वहाँ पर आप डाले हुए, कोई आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वहाँ डाले हुए, तो उससे सर्च करके आपका जो डिमांड उसको पूरा करता है, ना कि वो अपना कुछ अलग से राय देता है। पर यहाँ चैट जीपीटी आपको अलग से राय देता था, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आने वाले समय में व्यक्ति विशेष का जो राय होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। मैं मांग रहा हूँ कुछ और, आप सप्लाई
इसी उसी संदर्भ में उन्नत चीज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब मानवीय प्रवृत्ति से आप उन्नत बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो आने वाले समय में साइबर अटैक के संदर्भ में यह नेगेटिव सेंस जाता और यह है ना जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर कंट्रोल करने जैसी स्थिति को लेकर आएगा। इसलिए विरोध प्रदर्शन लगातार जारी किए हुए, तो ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में मुद्रास्फीति 35.4% तक पहुंच गई है, तो ये आंकड़े याद रखिएगा। अब पाकिस्तान का क्या हाल होगा, पाकिस्तान के शासक प्रशासक ही जाने। हालांकि मैं शुरू से ही मैं बोलता हूं कि मानवीय तौर पर पाकिस्तान को है ना हमारा पड़ोसी देश है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पर भी प्रभाव आएगा, तो उसको क्या करना है, उसके थोड़ा सा क्या करना, मदद करना, क्योंकि जिसका बड़ा दिल होता है ना सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं देता। सीमा विवाद के लिए हम लोग और भी चीज़ों के साथ उसके साथ हम लोग सुलझा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर पाकिस्तान के लोग प्रभावित होते तो हमारे लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जब अशांत पड़ोसी होता है ना तो घर में आपके घर में भी उसकी आवाज़ आती है। आप देखते होंगे ना, आपका घर अगर यहाँ है, उसका पड़ोसी आपका अशांत है, किसी प्रकार के झगड़े या किसी प्रकार के किसी रूप से प्रभावित, तो उसका असर है ना आपके घर पर भी देखने को मिलेगा। सेम प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा हमें अपने मानवीय स्वरूप वसुधैव कुटुंबकम को और विस्तार करने की जरूरत, और बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर वैश्विक मदद देने में प्रयास करना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। उसका युद्ध तो हम लोग बाद में करते रहेंगे। अगर बदमाशी करेगा, अगर आतंकवादी भेजेगा, तो एक सर के बदले हम लोग 10 सर उसको भेजेंगे, ये भी तय रखिए। तो वो अलग मैटर है। वर्तमान में जो समस्या है, विश्व इसे बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहा है, या मदद करने में बहुत से बार्गेनिंग की चीज़ें हो रही। जनता क्या करना है कि भारत को क्या करना है, भारत अपना आपका है ना, आपको कूटनीतिक चाल से हट, कूटनीतिक जो नीतियां होती सभी देशों का, उससे अलग होकर मानवीय व्यवहार करना। क्योंकि कोविड जैसे दौर में हम लोग मानवीय व्यवहार किए थे, या हाल ही में तुर्की में आप लोग देखे होंगे, हमारा विरोधी रहा है फिर भी हम लोग से मानवीय व्यवहार किए थे। तो पाकिस्तान के साथ भी उसका हक बनता है कि मानवीय स्तर पर उसका सहयोग और समर्थन हमारे देश के शासक प्रशासक करे। तो यह चलिए एक पक्ष है, इसे भी देखेंगे हम लोग। फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर हम लोग चीज़ों को देखेंगे, और ध्यान रखिएगा आपको जाके युक्ति या इसके प्लेटफॉर्म पर चीज़ों को देखना है, समझना है, और चीज़ों को एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखना है। कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, और बेहतर रिजल्ट आपका आएगा, विश्वास रखिए, क्योंकि यह आजमाया हुआ तरीका है। ऐसे ही चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए, जय हिंद।